हिंदी साहित्य से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम नन्नू कहानी को समझने का अध्ययन कर रहे हैं। ये कहानी अशोक प्रसाद सिंह की चर्चित कहानियों में आती है। कहानी के बारे में सारांश के बतौर हम बहुत कुछ जान चुके हैं। शुरुआत होती है कहानी की कि कलकत्ता से कोई चिट्ठी आती है नन्नू के पास। नन्नू गांव में रहती है और वो नहीं समझती कि कोई उसका शहर में है या बाहर है। माँ रह नहीं गई थी। पिताजी ने जो जो शादी के लिए देखा वो रह नहीं गया था। ऐसे में उसका उस दुनिया में कोई नहीं था, कम से कम चिट्ठी लिखने वाला। लेकिन जब उसे पता चलता है कि कलकत्ता से राम सुबह की चिट्ठी आई है, तब वो चुपचाप घर के अंदर जाती है और चिट्ठी महज 3 लाइनों की थी। कहानी में हमने ये भी देखा कि मिस्री की जगह जो उसका पति बनने वाला है, कोई दूसरा लड़का दिखाया जाता है और शादी किसी और से कर दी जाती है। ये उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। और जो दिखाया जाता है वो है राम सुबह। राम सुबह नन्नू का अपराधी इस बात से ही हो जाता है। एक दिन सुबह काम से लौटा, खाट पर बैठा और पानी मांगा। पानी मांगते वक्त उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, लेकिन गलत फहमी ये होती है कि वो किस लिए पकड़ता है और वो उसको किस अर्थ में डांट देती है। यहीं से दोनों के बीच में ग्रंथि पैदा होती है, जो पाठक को समझने के लिए है कि जीवन कितना जटिल, पेचीदा और ग्रंथिपूर्ण होता है। इस कहानी में स्त्री पुरुष संबंध, पति नहीं रह जाता, लेकिन जो देवर है, उसका ममेरा भाई है, वो ही बचा है और उसके साथ भी किस तरह से संबंध जटिल हो जाते हैं। और वो कह देती है कि बड़े मर्द थे तो सबके सामने बाह पकड़ी होती, या छुपके से अलग से अकेले में आकर के हाथ पकड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन वो बाद में बताता है कि मेरी मम्मी ने, माताजी ने आपको मुंह दिखाई के लिए जो कपड़ा रुपया दिया था, मैं तो वही देने आया था। लेकिन उस घटना के बाद वो वहाँ से चला जाता है और 5 साल बाद, ठीक 5 साल बाद उसकी चिट्ठी आती है और चिट्ठी के बाद वो खुद चला आता है। उनके बीच में बातचीत होती है तो वो कहता है कि मेरा कसूर था। इसके जवाब में नन्नू कहती है कि आपका कोई कसूर नहीं था। एक तरह से वो माफ़ करते हुए कह देती है कि कसूर आपका नहीं था, वो मेरे भाग्य का है। बाबूजी और हमको उसी दिन मालूम हो गया था जब ये कहा गया था कि डोला उतरेगा, बारात नहीं आएगी। ये हमें मालूम था, आप अपने को कसूरवार समझ रहे थे। सुबह इस बात को, इस रहस्य को जब जानता है तो बेवकूफ सा देखता रह जाता है नन्नू को कि मैं क्या समझ बैठा। और 5 साल तक इस महिला को अकेला छोड़ दिया, ये पहली बार एहसास होता है। और फिर घटना बदलती है। वो वहाँ 3 दिन रहता है और 3 दिन रहने के बाद वो चलने की कहता है। उसे उम्मीद थी कि नन्नू उसे रोकेगी, लेकिन नन्नू रोकने की बजाय उसे ये कह देती है कि अच्छा जाओगे ही, सामान पैक कर रहे हो। बेशक सुबह को अपराध बोध था,
बीच में उसने एक तरह से उस महिला को, जिसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और अब तो बात ही बदल गई, वो पति भी नहीं रहा, अब वो है और वो है, लेकिन दोनों के बीच में एक ग्रंथि, एक शक, एक दोनों के बीच में पनप गया मति भ्रम किस तरह से पैदा हुआ, जो हुआ। लेकिन इसके पहले उसने उसको मनाया था, और उसके चुप रहने पर, उदास रहने पर उसने कहा था कि सिर से भारी बोझ हटा। उसके दिल पर वह बोझ था कि उस दिन मिस्री की जगह खड़ा होना अपराध था। वो नन्नों के सामने जाने से बचा करता था। वो विकलता इस बात से घट जाती है कि वो कहता है नन्नों से कि खुश रहा करो, जो हुआ सो हुआ, और वो भी कह देती है कि बिल्कुल मैं अभी परिस्थितियों को समझ रही हूँ, वो मेरे भाग्य की बात थी। इतना कहने के बाद दोनों के बीच में संवाद होता है, लेकिन एक घटना जो घटती है उसी से उनके बीच में एक शंका, स्त्री पुरुष के बीच में जो नन्नों में दिखाई देता है। नन्नों स्त्री होने के बतौर जो सोचती है, और सुबग देवर के बतौर जो सोचता है, दोनों के अपने अपने दायित्व है और अपने अपने निश्चय है। अंतिम संवाद देखिए कितना मार्मिक और कितना दृढ़तापूर्ण है। वो अपनी बात बताती है कि बाबू ने तुम्हारा मुंह देखकर मुझे अनदेखा सुहाग सौंपा था। आप गौर कीजिए पंक्तियों को। बाबू यानी उनके पिता, नन्नों के पिता। नन्नों के पिता ने बेशक तुम्हें देखा था और ऐसा सुहाग एक ऐसा सुहाग सौंप दिया हमेशा के लिए जो देखा नहीं गया था। हाँ, तुम्हारी माँ ने उसे अमर रहने के लिए मुझे रुपये दिए थे आशीर्वाद में, और ये कपड़ा दिया था। यानी तेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे पिता ने मुझे अनदेखा सुहाग सौंप दिया, ये ही मेरे लिए माथे पर रखने की बात है। यानी बड़ों ने जो दिया माथे पर मैंने ले लिया। हाँ, बेशक मैं कमज़ोर थी, मुझे विरोध करना चाहिए था, नहीं किया, लेकिन अब बड़ों का मैं लिहाज करके उन्होंने जो हमारे लिए रास्ता चुना है उसी को मैं अपनाऊंगी। यानी तुम्हारी माता ने जो दिया था ये कपड़ा रहा, ये तुम्हें लौटाती हूँ। और सुबह रुमाल ले लेता है और फिर चल देता है। नन्नो उसका जाना न देख सकी, क्योंकि ये एक ऐसा बिंदु था जिसे पाठक पढ़ करके इस कहानी के उस मोड़ को समझता है कि स्त्री पुरुष संबंध कितने भावना पर चलते हैं, यथार्थ पर नहीं। कई बार भावना से निर्णय ले लिया जाता है, और नन्नो एक ऐसा निर्णय लेती है पारंपरिक तौर पर कि स्त्री जब एक से बंध जाती है, 7 फेरे लेती है, तो 7 जन्म तक उसकी हो जाती है। ऐसा भारतीय परिवार संस्था में, विश्वासों में बना हुआ है, और ये नन्नो उसे निभाती है। सुबग और कमरी जो उसे कहती है कि ऐसा लड़का फिर नहीं मिलेगा, नन्नो इससे तुम शादी कर लो, तेरा पति नहीं रह गया। और ऐसा देवर से शादी होती रही है। महिलाएं जिंदगी भर कंवारी नहीं रहती, विधवा होकर के नहीं रहती, रंडापा यूं ही नहीं कटा करता। ये सब उसने बताया, लेकिन वो अपनी उस बान पर कि घर वालों ने, बड़ों ने जो आशीर्वाद दिया, जो रास्ता चुना, उसी पर चलेंगे। पत्थर की लकीर जिसे कहते हैं, परंपरा निभाना, संस्कार जिसे एक और शब्द कहा जाता है खानदान। खानदान देखा जाता है लड़की के लिए कि लड़के का कैसा खानदान।